हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, निश्चित ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, स्वच्छ होंगे। आगे की पढ़ाई को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पीछे क्लास में ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में सीरीज कम्बिनेशन का कंप्लीट थ्योरी डिस्कशन सुन लिया था। अब आप देखेंगे कि पैरेलल कम्बिनेशन में सीरीज से पैरेलल में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या चीज़ हमें अंतर होगा, उस अंतर को समझना है और उसको दिमाग में सेट करना है। तो आइए हम लोग अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप लोग गंभीर से उसको सीख लेंगे। तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेलों का समांतर क्रम समूहन। तो हम बच्चे ने देखा था कि जब इसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट किए थे तो उस समय जो हमें करंट मिल रहा था, तो जैसे जैसे सेलों की संख्या बढ़ाते थे करंट का वैल्यू बढ़ता था। यदि किसी कारणवश इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का अधिक हो जाता तब सेलों का सीरीज कम्बिनेशन जो है वह करंट के वैल्यू को नहीं बढ़ा सकता है, जिसको आपने स्पेशल केस में देखा था। अब यहाँ जस्ट उसका उल्टा सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। गौर से इसमें देखेंगे। एक छोटा सा चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि पैरेलल कम्बिनेशन में सभी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल किसी एक पॉइंट पर और सभी सेल का नेगेटिव टर्मिनल किसी दूसरे पॉइंट निश्चित बिंदु पर जुड़ा रहता है और उन दोनों बिंदु एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जुड़ा रहता है। अब हम लोग देखेंगे कि सभी सेल का एनोड समझिए किसी एक पॉइंट पर है, सभी सेल का कैथोड दूसरे पॉइंट पर है। इसका मतलब सभी सेल के टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा। ऐसे केसेस में पैरेलल कम्बिनेशन में बहुत सारे सेल होंगे, लेकिन उसमें से एट ए टाइम ओनली वन सेल वर्क करेगा। क्योंकि सबके टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने के कारण सभी सेलों में से एक सेल एक बार काम करेगा, बारी बारी से वो काम करता है। इसलिए यहाँ पर कितना भी सेल क्यों ना हो, जब टोटल ईएमएफ निकालेंगे तो सिर्फ एक सेल के बराबर होगा। टोटल ईएमएफ पैरेलल कम्बिनेशन में टोटल ईएमएफ का वैल्यू ओनली वन सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। इस बात को माइंड में सेट कर लीजिए और उसी के बाद हम लोग यूज करेंगे। क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, तो फाइनल इंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे, सभी का सम करते थे, इसलिए वहां पर सभी का ईएमएफ जुट गया था। लेकिन पैरेलल कम्बिनेशन में ऐसा नहीं होगा। टोटल ईएमएफ का मान ओनली वन सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। ये बातें दिमाग में सेट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये दिमाग में है। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पैरेलल कम्बिनेशन में भी दो केस लेंगे हम लोग। फर्स्ट नंबर में लेते हैं व्हेन cells have equal EMF and equal internal resistance। मतलब हुआ सभी सेल, ध्यान देंगे घर से, जब सभी सेल या प्रत्येक सेल जो है का विद्युत वाहक बल समान है और प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध समान है, तब हम लोग थ्योरी आगे लेके चल रहे हैं। मतलब मैं इसको ऐसे सोचूं कि जब प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल समान हो तथा प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध
समान हो। तो उसके लिए हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग बी नंबर में जाके देखेंगे कि सबका ईएमएफ अलग अलग है और इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग है, तब उसका करंट का वैल्यू उसमें क्या होगा सर्किट में, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, तो इस केस के अनुसार हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। चलिए इसको ख़त्म कर दिए, ए नंबर ये पॉइंट हुआ, इसी के अनुसार हम लोग आगे का सारा डिस्कस करेंगे अभी प्रेजेंट टाइम में। चलिए देखते हैं गौर से। नंबर 1 में हमारा सबसे पहले क्या था कि सेल पैरेलल में होने का मतलब है, बहुत सारी बातें आपको पिछले क्लास में हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे हम लोग। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। इस सेल का ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। दूसरा सेल है हमारा ये इस तरह से, ये प्लस है, ये माइनस है, इसका भी ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। और इस तरह से बहुत सारे सेल आपका जुड़ा हुआ है, इस तरह से प्लस माइनस है, ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर मैं कह देता हूँ एम ले रहा हूँ मैं, इस सेलों की संख्या एम ले लेते हैं। उसमें लिए थे एन, इसमें ले लिए एम, दोनों में अंतर दिखाने के लिए। सभी का फर्स्ट टर्मिनल किसी एक निश्चित बिंदु से जुड़ा हुआ है, इसका नाम मैंने ले लिया ए, और सबका सेकेंड टर्मिनल यहाँ पर जुटा हुआ है, बिंदु नाम दे दिया बी। अब इस कॉम्बिनेशन को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से हम लोग जोड़ देते हैं, इस तरह से जोड़ दिए। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। आपका ये फिगर हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर हो गया आपका, तो यहां पर ईएमएफ ऑफ ईच सेल, ईएमएफ ऑफ ईच सेल आपका हो गया ई, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आप कहेंगे आर। तो ये मैंने मान लिया कि सर प्रत्येक सेल का ईएमएफ कितना है, विद्युत भाग बल कितना है ई, और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल आर है। अब देखिए गौर से, यहां पर देखना होगा गौर से कि सेल ए और ये जो ए और बी जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस मानेंगे हम लोग भी मान लेंगे। मतलब ये जो भी होगा आपको समझना होगा गंभीर से। इस सर्किट में दो पॉइंट के बीच, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और प्रत्येक सेल के का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह दोनों इक्वल होगा, और दोनों क्या कहलाएगा, यहाँ पर भी कहलाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे। सपोज करते हैं हम लोग, ये एक सेल करंट हमें दे रहा है I1, दूसरा सेल दे रहा है I2, ये सेल दे रहा है I3। अब ऐसा मानते, कब मानते, जबकि हम लोग देखेंगे गौर से यहाँ पर सभी का ईएमएफ अलग अलग होता तब, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी समान है। इसीलिए हम लोग इस तरह से यहाँ पर अलग अलग नहीं मानेंगे इस तरह से। लेकिन हाँ, ये मैं मान लेता हूँ कि ये सेल का जो कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो है, वो हमारे इस सर्किट में करंट भेज रहा है कितना, आई, और यही करंट हो गया आपका मेन करंट, मुख्य धारा आपका हो गया आई हो गया यहाँ पर। तो इस कॉम्बिनेशन के द्वारा सेल में फ्लोइंग करंट जो होगा, परिपथ में प्रवाहित धारा जो होगा, वो आपका आई हो गया। इस तरह से हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो इस आई के लिए फॉर्मूला क्या होगा, यही मुझे खोजना है, मेन मेरा मकसद ये है। तो इस आई को खोजने के लिए आप सभी बच्चों को पता है हमें दो चीज़ खोजना पड़ेगा। पहला पॉइंट टोटल ईएमएफ कितना है होगा पूरे सर्किट का, और दूसरा पॉइंट पूरे होल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो चलिए इसको मैं स्टार्ट करता हूँ स्टेप बाय स्टेप खोजने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कहूँगा, ध्यान दीजिएगा, मेन करंट मुख्य धारा निकालने के लिए स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस
across each cells is equal to potential difference across external resistance इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम लोग, भी मान लेते हैं। ये दोनों इक्वल हो जाएगा, प्रत्येक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इक्वल होगा। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, इसको हिंदी में बोल देता हूँ पूरा अच्छा से, कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक सेल के जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विभवांतर होगा, वह बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच के विभवांतर के बराबर होगा, और वो भी मान लिया मैंने। अब आप लोग देखेंगे यहां पर सेल को कनेक्ट किया गया है और ये सेल सर्किट में करंट फ्लो करा रहा है, करंट ले रहा है, करंट फ्लो करा रहा है, मतलब ये डिस्चार्जिंग के केस है। तो हम लोग देखे थे इन डिस्चार्जिंग केस, या हम लोग ऐसे कहेंगे यहां पर टोटल ईएमएफ, यहां पर बोल देंगे टोटल ईएमएफ इन दिस combination of cells is equal to EMF of each cell, प्रत्येक सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। इसका मतलब यहां पर हम लोग ई डैश का वैल्यू ई बोलेंगे। टोटल ईएमएफ का सिंबल मैं ई डैश मानता हूं और प्रत्येक सेल का ईएमएफ क्या माने हैं, ई, तो ई डैश बराबर हो जाएगा ई। यहां पर ध्यान रखना है, यही मैं 2 बार बोल चुका हूं, इसको ध्यान में रखेंगे कि यदि ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं होता तब हमारा ये चीज चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सभी सेल का इक्वल है, इसीलिए टोटल ईएमएफ जो होगा वह एक सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर याद रखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना भी सेल क्यों ना जोड़ दें, एक साथ एक ही सेल वर्क करता है, बाकी सब रेस्ट में रहता है, बारी बारी से सेल वर्क करता है। यहाँ पर यहाँ ध्यान में रखेंगे। तो टोटल ईएमएफ मैंने खोज लिया। अब हमको देखना है इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जब सभी सेल पैरेलल में हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी पैरेलल में होंगे, और उसके साथ ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में होगा। तो चलिए आइए उसको हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ तक इसको डिलीट करते हैं, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, डिलीट कर देता हूँ। रेडी कर दूँ, कर देता हूँ। अब देखिए गौर से, यहाँ पर इतने बातों को आपने सुना, जितने भी लाइन तो सुनते जा रहे हैं उसको ध्यान से याद रखते जाइएगा। स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हैं, हम यहाँ डिलीट कर दे रहे हैं। आप अभी कुछ बच्चे लिख भी रहे होंगे, कुछ नहीं भी लिख रहे होंगे, क्योंकि बाद में फेयर बनाने का आदत है आप लोगों को। तो जो बातें लिख देंगे वो भूल जाएंगे आप, लेकिन हमको याद करा के उसको फिर लिखाना होगा, आगे यूज करना होगा। अब देखेंगे इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पर पूछेंगे आपसे, तो मैं इसको हिंदी हो गया आंतरिक प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो इसका सिंबल दे दीजिए आर डैश इक्वल टू व्हाट। तो सर यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको पीछे सबका थ्योरी याद है, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में बताए थे कि बहुत सारा रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, तो 1/r डैश इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस अप टू कहाँ तक n, यही लिखेंगे। तो सेलों की संख्या n नहीं है, यहाँ पर सेलों की संख्या m है, तो m लिखेंगे यहाँ पर, अप टू m तक यहाँ पर करना है। तो सर डायरेक्ट में कर देता हूँ, r डैश बराबर हो जाएगा r/m आपका हो जाएगा। अब ये r डैश इस सभी का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जो सर्किट में करंट भेज रहा है, वही करंट
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जा रहा है, तो इस सब के साथ इसका रिलेशन सीरीज का हो जाएगा। तो गौर से देखेंगे, आर डैश एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, श्रेणी क्रम में है, देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट, संपूर्ण परिपथ का, हिंदी बोलेंगे संपूर्ण परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध, मैं डिनोट कर देता हूं आर डैश से, तो वो हो जाएगा आर प्लस आर डैश, ये दोनों को ऐड कर देंगे सीरीज में है तो आर प्लस आर डैश का वैल्यू पुट कर दीजिएगा आर बाय एम, ये हो जाएगा एम इंटू आर प्लस स्मॉल आर बाय एम, आपका ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया पूरे सर्किट का। दो ही चीज खोजना पड़ता है, टोटल ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होल सर्किट का, तो दोनों चीज निकाल लिया मैंने अलग अलग, अब उसको यूज कर देंगे फार्मूला में, हमारा काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर से डिलीट करूँ और फिर फाइनल लाइन लिखूंगा इसका, तो चलिए आइए यहाँ पर मैं डिलीट करके अब मैं आपको लिख रहा हूं मेन करंट। मेन करंट यहां पर क्या होगा, अब आइए उसको लिखते हैं हम लोग। मुख्य धारा मेन करंट, मुख्य धारा मेन करंट कितना होगा, डिनोट कर देता हूं आई से, तो आई का वैल्यू आपका हो जाएगा यहां पर सर टोटल ईएमएफ बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये कंसेप्ट आपको याद है, टोटल ईएमएफ बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मेन करंट मुख्य धारा जो है आई बराबर टोटल ईएमएफ बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर आपने देखा था मुख्य धारा टोटल ईएमएफ का सिंबल लिए थे ई और ये आर डैश लिए थे, तो प्यारे बच्चों आई इक्वल टू ई डैश को मैं ई कहा था, निकाला था मैंने, और आर डैश का मान आपने देखा अभी तुरंत, ये आपको मिला था, तो ये एम ऊपर चला जाएगा, तो मुख्य धारा मेन करंट आई बराबर एम इंटू ई बाय एम इंटू आर प्लस स्मॉल आर, ये आपका हो गया मेन करंट का फार्मूला। मुख्य धारा मेन करंट जब सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है और प्रत्येक सेल का ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, तो उस कॉम्बिनेशन के द्वारा इस सर्किट में मेन करंट आई कितना होगा, तो मुख्य धारा आई बराबर, ये फार्मूला आपका हो गया मेन करंट मुख्य धारा आई बराबर इतना हो गया, ये आपका मेन फार्मूला हो गया। तो इस कॉम्बिनेशन में आपको यह भी पूछेगा कि मुख्य धारा कितना होगा, तो आपने फार्मूला देख लिया, मेन चीज ये हो गया आपका। अब आपसे पूछ देगा कि प्रत्येक सेल के द्वारा भेजा गया करंट कितना होगा, यदि बीच में यह क्वेश्चन कर दे कोई कि सर प्रत्येक सेल कितना करंट भेजेगा सर्किट में, तो हम बच्चों को कैसे उसका जवाब देना है, तो मैं कह सकता हूं नोट करके यहां पर एक लाइन लिख देता हूं तुरंत, करंट फ्रॉम ईच सेल, प्रत्येक सेल से प्राप्त धारा कितना होगा, यदि ये पूछेगा तो मैं इसका सिंबल आई डैश कर देता हूं, तो आई डैश बराबर क्या हो जाना चाहिए, तो डियर स्टूडेंट यहां पर हम बच्चों को जवाब देना होगा, आई मेन करंट आपको निकल चुका है, तो आई बाय नंबर ऑफ सेल, आई बाय क्या कर देंगे, एम से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ सेल यदि एम है तो एम से डिवाइड कर देंगे हम लोगों को, और इस तरह से प्रत्येक सेल से प्राप्त धारा का मान आई डैश बराबर आई बाय एम निकलेगा। तो चलिए यहाँ पर आपका ये कंसेप्ट हो गया अभी तक मुख्य धारा के बारे में। अब कहता है कि मुख्य धारा आई का मान मैक्सिमम होने का क्या कंडीशन है, तो डियर स्टूडेंट आप ध्यान से देखोगे, अब आप बच्चों से कोई पूछता है कि यहां पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यदि यह प्रश्न कर दिया जाए कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल सबका इक्वल होगा, लेकिन होगा वो कितना, यदि यह प्रश्न कर दिया जाए तो डियर स्टूडेंट हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो हमें यदि
करंट मालूम हो चुका है, तो करंट यदि मालूम हो चुका है कि आई डैश इतना है, तो मैं उसी का उपयोग करूंगा, ओम्स लॉ V बराबर आई इंटू आर के कंसेप्ट को अप्लाई करके वो निकाल लेंगे, राइट। चलिए हम बच्चे लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जैसा देखते हैं, वो लाइन भी लिख देते हैं आपको, क्योंकि इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो यहां पर हम लोग को पूछ देगा टर्मिनल, लिखे थे सबसे पहले वही लिखे थे, तो यहाँ पर डायरेक्ट अब लिख देता हूं, समझ जाएंगे आप लोग। तो यहाँ पर V का मान यदि पूछा जाए, V हो गया इस वायर के क्रॉस दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो यही है V इक्वल टू मेन करंट I, मेन करंट कितना है I, और सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है R। इस फार्मूला का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। ये जो लाइन लिखा फ्रॉम ओम्स लॉ लिखा, किससे लिखा ये लाइन, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम के नियम से ये लाइन मैंने लिखा है। तो चलिए इसको ऐसे रखते हैं। तब यहाँ से V का मान यदि निकालने कहा भी जाएगा, तो सर यदि मेन करंट I मालूम है तो ठीक, नहीं तो I को निकालने का जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई कीजिए, M इंटू ई बाय एम आर प्लस स्मॉल r इंटू तुम्हारा क्या होगा R। इस तरह से हम लोग V का मान खोज लेंगे। इसमें क्या था, E मालूम होगा, R मालूम होगा, सेल की संख्या कितना है वो मालूम होगा, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना जोड़े हैं सर्किट में वो मालूम रहेगा। वो सारी चीजें मालूम होगा तो मेन करंट कितना होगा ये भी निकाल लेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच कितना होगा, बिना भाषा लिखे सिंबल में लिखना है तो VA माइनस VB कर देते हैं। आप समझ जाइएगा A और B पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, ये कम लिख के समझने के लिए यही कंसेप्ट हुआ। तो चलिए मुख्य धारा भी निकाल ली है, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालने सीख गए। इस तरह से हम लोग निकालेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, राइट। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल बात करेंगे कि इस करंट का वैल्यू मैक्सिमम होने का क्या चांस है, कब हो सकता है, ये आपको दिखाना है। आइए अब मैं लिखता हूं उसी बात को, तो पूरा डिलीट कर देता हूं, अब आप समझ जाएंगे, इसमें ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। डिलीट कर दो, कर देते हैं। तो आपने 4-5 बातें देख लिया, सभी बातों को याद रखने का जरूरत है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये सब कंसेप्ट आपने देखा। इसके पहले आपने सीरीज को देखा था, उसमें भी स्पेशल केस था, लाभदायक हुआ कब, और अब देखेंगे यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन लाभदायक कब हो सकता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इंटरनल रेजिस्टेंस यदि छोटा है, बहुत कम है, तभी वो लाभदायक होगा। तो क्या मैं देखता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हमारा लाभदायक होगा या नहीं। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग गौर से समझने का कोशिश करेंगे। स्पेशल केस लिखते हैं, यहाँ पर स्पेशल केस देखेंगे गौर से। यहाँ पर नंबर 1 में इफ एम आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, या ऐसे भी लिखो डायरेक्ट भी, सिर्फ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल आर स्मॉल आर लिख सकते हैं। इसको वर्ड में बोलेंगे तो वर्ड में क्या हो लिखेंगे कि यदि बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से बहुत बड़ा हो, तो आप बच्चे इस आर को नियर अबाउट 0 मान सकते हो, लगभग 0 मान सकते हो। तो ऐसे केस में आप कहोगे, कहने का मतलब हुआ कि आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, बहुत कम है, 0 के लगभग है। पूर्ण रूप से 0 होना संभव नहीं है, लेकिन हाँ 0 के नियर अबाउट बोलेंगे। और मान लीजिए कि 100-200 के सामने 0.1 0.2 का कोई महत्व नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्योंकि आगे में दोनों के बीच प्लस का सिंबल है, इसलिए वहाँ पर कोई इसका मीनिंग नहीं है। यह बात अंडरस्टूड है, माइंड में सेट करना है। तब ऐसी स्थिति में मेन करंट यहाँ पर कितना हो जाएगा, मुख्य धारा आई बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने देखा था एम ई बाय एम आर प्लस स्मॉल आर। तो स्मॉल आर को आप यहाँ पर 0 सोचेंगे, तो ऐसे केस में ये कट गया, ये हो गया ई बाय आर। अब देखो गौर से, तो आपको यहाँ पर मेन करंट आई जो होगा
ई बाय आर का मतलब हुआ करेंट फ्रॉम वन सेल। एक सेल कितना करंट भेजेगा वही आई का मान हुआ। इसमें नंबर ऑफ सेल कहीं बचा ही नहीं। नंबर ऑफ सेल नहीं बचा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल की संख्या को बढ़ाते जाएंगे तो इस आई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनना है, यहाँ पर सेल की संख्या बढ़ाएं या घटाएं तो ये कैलकुलेशन हमको सिखा रहा है कि मेन करंट आई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, हमेशा वह एक सेल द्वारा प्राप्त धारा के बराबर ही होगा। इसीलिए यह इन दिस केस पैरेलल combination of cells is harmful, हानिकारक हो जाएगा। ये किस केस में? केस यही हुआ जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, नगण्य है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल को जोड़ेंगे तो सर कोई फायदा नहीं होगा, हमेशा एक सेल के बराबर ही करंट मिलेगा। लेकिन कहता है कि यदि यहाँ पर कंपनी वाला बेईमान हो जाए, बेईमान हो जाने का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा कर दे, घटिया क्वालिटी का केमिकल यूज करे, मतलब उसका कंसंट्रेशन काफ़ी हाई है, कंसंट्रेशन सांद्रता बहुत अधिक है, तो वैसे केस में रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत अधिक होगा। आपको सिखाए थे इस क्लास के पिछले क्लास में इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो उस केमिकल का कंसंट्रेशन यदि बहुत अधिक हो, सांद्रता अधिक हो, तो प्यारे बच्चों उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत अधिक होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी लेस देन ग्रेटर देन, या इसे उल्टा कर दो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज लेस देन इंटरनल रेजिस्टेंस। यदि बाहरी प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से बड़ा है तो ऐसे केस में आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ही लगभग शून्य मानेंगे, उसको नगण्य मानेंगे, बहुत कम मानेंगे। तब आप कहोगे कि मेन करंट क्या होगा, तो मेन करंट आई इक्वल टू मुख्य धारा आई बराबर उसी फार्मूला का यूज करेंगे आप, एम इंटू ई बाय एम आर प्लस स्मॉल आर। तो ये एम आर जीरो हो जाएगा, एम इंटू ई बाय जीरो प्लस आर होगा, तो ऐसे केस में होगा एम इंटू ई बाय स्मॉल आर। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यहाँ पर मेन करंट आई जो होगा एम इंटू ई बाय आर, एम एफ बाय रेजिस्टेंस, करंट हो गया करंट फ्रॉम वन सेल, ये एक सेल से करंट प्राप्त हुआ ई बाय आर। तो आप गौर से देखो यहाँ एम आ गया, एम का मान 1 लेंगे तो 1 इंटू इतना, 2 सेल लेंगे तो 2 इंटू इतना, 3 सेल लेंगे तो 3 इंटू इतना। तो इसका मतलब नंबर ऑफ सेल को बढ़ाते जाएंगे तो करंट का वैल्यू बढ़ते जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि सर ये सेकेंड केस जो हुआ, मतलब इस स्थिति में जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम हो, मतलब वायर सर्किट में वायर के स्थान पे सुपर कंडक्टर यूज कर रहे हैं और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस घटिया क्वालिटी का हो, मतलब अधिक रेजिस्टेंस वाला हो, तो वैसे केस में आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको फायदा दे देता है, लाभदायक हो जाता है। तो ये कहोगे दिस केस इज यूजफुल, लाभदायक हो जाएगा। तो वहां पर देखना सीरीज कॉम्बिनेशन में केस 1 यह स्थिति लाभदायक था और यह स्थिति हानिकारक था, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में केस 1 ही आपका लाभदायक हो गया, हानिकारक हो गया, और केस 2 तुम्हारा क्या हो गया, लाभदायक हो गया। ये बात माइंड में सेट रखिएगा, ये सब छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। तो चलिए मैं देख रहा हूं, तो ये बातें आपका कंप्लीट खत्म हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा सा जुनून चाहिए आपका, थोड़ा सा इंटरनल भावना से पढ़ाई करने की भावना चाहिए, तभी आपको लगेगा, चूंकि एकदम जमीन से जुड़ा हुआ गप हो रहा है,
जीरो लेवल से गप करके मैं ऊपर उठाना चाहता हूं, तो थोड़ा सा कोई फोकस नहीं है, एकदम रियलिटी जिस तरह से आपको पढ़ना है, फोकस नहीं मारना है, बस मेहनत करने की लालसा है, मन में उमंग है। तो मैं चमक दमक नहीं दिखाकर, एकदम किसान परिवार के बच्चे जुड़े हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, और जमीन से जुड़कर जो पढ़ाई का लेवल होना चाहिए मैं वो देना चाह रहा हूँ, दे रहा हूँ। कोई फोकस नहीं, कोई हाई फाई नहीं, एकदम रियल पढ़ाई, बस मेहनत करने की जुनून है। चमक दमक तो नहीं दे सक रहा हूँ मैं, नहीं देख पाऊंगा, लेकिन डिस्कस मैं कर सकता हूँ किसी भी पॉइंट पर। आप डिस्कस करवाने के लिए रेडी रहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपका हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बात। इसमें क्या था कि जब सभी सेल का ईएमएफ इक्वल था और सभी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल था, तब उसको पैरेलल में जोड़ा गया, तो क्या क्या चीज़ देखने को मिला ये हम लोगों ने सुना। अब प्यारे बच्चे, हम लोग इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे और यहाँ पर ऐसा स्थिति आपके सामने आएगा कि वो इक्वल नहीं होके अनइक्वल हो जाए, तब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टोटल ईएमएफ कैसे सोचेंगे। आइए उन सारे छोटे छोटे बातों पर हम बच्चे विचार करते हैं। रेडी हम लोग, माइंड चेंज हो चुका, रिलैक्स मूड में आ चुके, अब हम अपना गप चेंज करते हैं। तो आइए गप चेंज करने में बी नंबर में स्टार्ट करते हैं। इसमें था व्हेन EMF and internal resistance of cells are different. मैं ये कहूँ कि जब सेल का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध भिन्न भिन्न हो, तब हम लोग देखेंगे मेन करंट कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मीन्स टोटल ईएमएफ कैसे निकालेंगे, समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, ये सारी बातें जानेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का कंसेप्ट आपको बच्चे से बहुत पहले मिल चुका है, उसको हम डायरेक्ट सोचेंगे यहाँ पर। लेकिन टोटल ईएमएफ कैसे सोचा जाएगा उस पर हम लोग फोकस करने जा रहे हैं। तो रेडी हो जाइए, हम लोग गप स्टार्ट लेके आगे बढ़ रहे हैं, गप स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर अब सेल आपको दिखा रहा हूं मैं। यह एक सेल है आपका, ये सेल का ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। एक दूसरा सेल आपके सामने रख रहा हूं, इसका ईएमएफ E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। अब दोनों सेल के निगेटिव टर्मिनल को बी पॉइंट पे मैंने जोड़ दिया और दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को एक ए पॉइंट पर जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, और इसके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिए। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R हो गया। अब डिफरेंट ईएमएफ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डिफरेंट है। अब जरा सा यहाँ पर थिंक करेंगे, लेकिन कोई भी स्थिति हो सर, ये पीडी आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये मेन खासियत है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो भी चीज़ जुड़े रहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम होगा। यही तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मेन खासियत है। तो यह भी होगा कितना, आगे चल के देखते हैं, सोचते हैं, लेकिन सेम होगा ये मानने के लिए मैं तैयार रहूं, इसमें नो प्रॉब्लम। तब अब इस सेल में मेन, यहाँ पर मेन करंट कितना होगा इसको भी खोजेंगे हम लोग। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा विचार करते हैं कि ये सेल मान लेते हैं करंट भेजा I1 और ये सेल करंट भेजा मान लीजिए I2 और मेन करंट I जो हो जाएगा। अब तब आपको यहाँ पर कहना होगा मेन करंट
आई जो होगा आई इक्वल टू I1 प्लस I2, ये हम लोग को सोचने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। मुख्य धारा I बराबर, हम लोग फटाफट ऐसा सोचेंगे। अभी स्टार्ट किए हैं, अभी मिला नहीं कुछ, लेकिन पहला लाइन ये सोचेंगे, एक इक्वेशन बना के छोड़ दिए, बाद में इस इक्वेशन में I1 I2 अलग अलग खोज कर वैल्यू पुट करेंगे, मेन करंट I का मान निकल जाएगा। रेडी है यहाँ तक? बहुत सुंदर बात। अब प्यारे बच्चों, हम लोग देखें गौर से, स्टेप बाय स्टेप हम लोग विचार करना चाहेंगे। यहां पर देखेंगे इस रेजिस्टेंस से करंट फ्लो कितना होगा, मेन करंट I, ये फ्लो होगा यहां से, इस तरह से चलेगा। इसमें हुआ I1, इसमें हुआ I2, ये दोनों आके यहाँ मिला, फिर इस तरह से होते चला गया, कंटिन्यू करंट फ्लो हो रहा है। तो मैं कहूंगा फॉर फर्स्ट सेल के मैं सोचता हूं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पहला सेल के लिए सिरों के बीच का विभवांतर तो भी ही लिखना होगा, दूसरा उपाय नहीं है। तो मैं फर्स्ट सेल के लिए कहूंगा तो E1 माइनस I1 इंटू R1। सोचिएगा एकदम ठंडे ठंडे दिमाग से, ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ पर सर्किट में करंट भेज रहा है। जब सर्किट में करंट भेज रहा है तो डिस्चार्ज हो रहा है, और डिस्चार्ज के केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल टू E1 माइनस I1 R1 लिखने का अधिकार हमको होगा। चलिए, बहुत सुंदर बात। सिमिलरली हम लोग कहेंगे फॉर सेकेंड सेल यदि मैं सोचूं तो यही इसी तरह से लिखेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो भी इक्वल टू आपका यहाँ भी होगा E2 माइनस I2 इंटू R2। इसको इक्वेशन नंबर 2 का दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 3 का दीजिए। अब हम लोग विचार करते हैं, 2 और 3 से I1 और I2 सोचते हैं, और वो I1 I2 यहाँ लाके पुट करेंगे तो मेन करंट I हमें मिल जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्या सोच सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 3 आपको मैं कुछ बातें डायरेक्ट करने के लिए कहूं तो चलिए मैं यहां पर लिख भी देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2 आप क्या प्राप्त कर सकते हो। इक्वेशन 2 से I1 निकालना चाहेंगे, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है। I1 को इधर ले आएंगे, V को उधर चला जाएगा, तो सर I1 इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिख सकूंगा, यहाँ पर ये इधर आएगा, इधर आ जाएगा, E1 माइनस V बाय R1। कर सकेंगे कि नहीं? एकदम कर सकेंगे सर। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 3 आप क्या कर सकोगे, I2 इक्वल टू E2 माइनस V बाय R2, ये आपका 2 इक्वेशन हुआ। अब इस I1 I2 को आप मेन इक्वेशन 1 में पुट कर दो, I आपको मिलेगा, राइट। चलिए, अभी आप क्लियर नहीं हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा इसको डिलीट करता हूं मैं। तो चलिए केस 2B में B नंबर जो आपका हेडिंग था उसको भी मैं मिटा रहा हूं, वो आपके वीडियो में आगे जा चुका, अब वहां से डिलीट हम नहीं कर सकते हैं, यहां भले कर सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 I2 इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में I1 और I2 का मान रखने पर तो ये सब मान मिट गया। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, आपको इक्वेशन याद रहा होगा। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 शॉर्टकट में हम काम चलाते हैं, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 यदि आपका है, वैल्यू पुट कीजिए। देखिएगा यहाँ पर मज़ेदार चीज़ आएगा आपके सामने, थोड़ा कंसंट्रेशन बना रखिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा अलजेब्रा है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, यही सब करना है थोड़ा सा। E1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 माइनस V बाय R2, ये रिजल्ट मिला था आपको। तो यहाँ से देखेंगे आप बच्चे लोग, I इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, एमएफ वाले को एक साथ कर लेते हैं, माइनस देंगे, इसके आगे भी माइनस, इसके आगे माइनस, तो ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, तो हो जाएगा V बाय R1 प्लस V बाय R2, ये रिजल्ट आपको मिलना चाहिए।
तो खूब गौर करके देखिए आप, भी कॉमन कर लीजिए आप, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, या इसका भिन्न का एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, माइनस भी कॉमन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सर R1 प्लस R2 बाय R1 इंटू R2, यहाँ भी उसी तरह ले लीजिए, के बार 2 बार लिखना नहीं पड़ेगा, E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 बाय R1 इंटू R2, ये इसका एलसीएम लेके जैसे बना दिए। तो मेन करंट आई के लिए आपके सामने ये प्यारा सा इक्वेशन दिख रहा है, इक्वेशन नंबर इसको 4 देके आप छोड़ दीजिए। तो मेन करंट के लिए फॉर्मूला हो गया कब, जबकि आपको क्वेश्चन में E1 E2 R1 R2 मालूम है, तब ये कर सकते हैं। लेकिन गौर से देखिएगा, आपको भी मालूम नहीं रहेगा सवाल में जनरली, ये भी मालूम नहीं है तो वो कहाँ से लाएंगे सर, उसको बिना लाए तो सवाल नहीं बन सकता है। तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग इसको मॉडिफाई करने के मूड में है, आइए इसको गौर से देखेंगे। भी को मैं लिखने जा रहा हूं, यहां से ध्यान से देखिएगा, भी बराबर इसी इक्वेशन से चेंज करना चाहूंगा। यदि भी मालूम रहता तब भी पुट कर देते तो मेरा ये इक्वेशन हो जाता, लेकिन हमको भी मालूम नहीं है, हम बच्चों को कोई ना कोई बुद्धि लगा के भी को यहां से रिप्लेस करना है। तो आइए, यह मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो उसको आप इस पार लेते आइए। तो भी इंटू R1 प्लस R2 बाय R1 इंटू R2 है इक्वल टू, इसको इधर लेते आइए, इसको उधर लेके चले जाइए, यहाँ मिटा मिटा के कुछ काम करेंगे, 2-3 लाइन नहीं लिखेंगे, खैर देख लीजिए अब स्टेप। तो ये सर हो गया E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 इंटू R2 माइनस, ये आई को माइनस हो जाएगा तो आई हो जाएगा आपका, ठीक है। अब चले आइए आप लोग, इस पूरे टर्म को यहाँ से हटा दीजिए, इधर ला दीजिए, इसको यहाँ से हटा के यहाँ लाएंगे जैसे, तो यहाँ सिर्फ भी बचेगा। तो यहाँ तक आ गया आपका वीडियो बन चुका। अब इसको डिलीट करके हम इसको चेंज करना चाहेंगे, तब यहाँ मैं लिखूंगा भी इज इक्वल टू, ये वाला टर्म जो यहाँ था उधर आके हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सर आपका इंटू था, उधर आके डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ये R1 प्लस R2 ये डिवाइड होगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, यह इस तरह से हो जाएगा। तो खूब गौर से आप देख लिए, आराम से आपको भी बराबर ये लाइन मिलता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन के दोनों पॉइंट के बीच टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा या विभवांतर कितना होगा, तो आप इस फार्मूला से निकाल सकेंगे, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला भी आपको मालूम हो गया, लेकिन उसमें मेन करंट मालूम होना चाहिए। तो इसको इक्वेशन नंबर आप 4-5 करके छोड़ दीजिए, सब इक्वेशन का डायरेक्ट यूज हो सकता है, लेकिन ये दिमाग में आपको बैठ के आराम से सेट करना होगा। मेन करंट कैसे निकालेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला हो गया मेन करंट के लिए, ये हो गया आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, मतलब ए और बी बिंदु के बीच का विभवांतर कितना होगा, इस फार्मूला से निकालेंगे। इतना चीज हो जाने के बाद अब हम बच्चों के सामने एक प्रश्न आएगा कि सर ठीक है, वहां तक तो पहुंच गए, फर्स्ट सेल का जो, या यहां पर जो फर्स्ट और सेकेंड सेल पैरेलल में जुड़ा है, इस पूरे का टोटल ईएमएफ कितना होगा या इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा, यह यदि प्रश्न करता है तो वो मैं सोचना चाहूंगा कि कैसे सोच के निकाल सकता हूं। आइए उसके लिए हमारा स्टेप स्टार्ट हो रहा है, गौर से उसको हम लोग देखते हैं क्या यहां पर हमारा मन प्लानिंग करेगा। तो सर मान लेंगे कि पूरे सर्किट का टोटल ईएमएफ या इफेक्टिव ईएमएफ का मान कितना है, कुल विद्युत वाहक बल या प्रभावी विद्युत वाहक बल का मान कितना है, मैं ई डैश मान लेता हूं, और इसके अंदर जितना भी रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, सबको आर डैश मान लेता हूं, तब देखता हूं क्या होगा। तो चलिए इसको डिलीट करता हूं मैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिगर को आप स्थिर रहने दिए हैं, मिटा मिटा के यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 5 आप रहने दीजिए, उससे कंपैरिजन करेंगे अभी। तो गौर से देखेंगे, मैं मान लेता हूं इफ या सपोज दैट इफेक्टिव और टोटल
ईएमएफ प्रभावी या कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल आपका कितना है, इसको आप मान लेते हैं ई डैश, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं आप लोग आर डैश। ये दो चीज़ मानने का हमारा अपना एक कंसेप्ट है, मान सकता हूँ मैं, आराम से मान सकता हूँ, इसमें नो डाउट, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तब आप कहोगे गुरुजी टर्मिनल, ध्यान से देखिएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ए और बी के बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो उसका सिंबल आपने क्या माना है, भी। तो भी बराबर आपको मालूम है ईएमएफ माइनस करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो पूरे सर्किट का ईएमएफ कितना है, ई डैश, और इस पूरे सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर डैश। तो सर भी बराबर ई डैश माइनस आई आर डैश मैं कह सकता हूँ। तो जैसे इसको कहूँगा, इसको इक्वेशन नंबर 6 कह दीजिए, और तब मैं आपको कहूँगा तुलना करिए इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को कंपैरिजन करना है आपको। तो कंपैरिजन जैसे करेंगे डियर स्टूडेंट, आपको ई डैश के स्थान पर ये चीज़ें मिल जाना है और आर डैश के स्थान पर ये चीज़ें मिल जाना है। तो सर आर डैश तो मिल गया, अब बिना मिले भी हम लोग बता सकते थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वायर कनेक्ट हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्रोडक्ट बाय सम, तो यहाँ भी प्रोडक्ट बाय सम है, तो वो भी ऐसे भी आ गया और डायरेक्ट भी याद है। लेकिन टोटल ईएमएफ का मान कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये बहुत बड़ा हथियार मिल चुका, अब इसको हमको माइंड में एकदम अरेंज करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर फाइनली अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपने सुन लिया, उसको सिर्फ लिख लेना 2 लाइन में फटाफट, तब हमारा मेन काम हो जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा, तब हमारा बचेगा मिक्सचर कॉम्बिनेशन। उसमें कुछ अलग अलग थ्योरी आपके सामने आएंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरी सब, उसको देखेंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको कहा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपने सोच लिया, फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 या 5 और 6 में तुलना करने पर यह भी लाइन लिख सकते हो, तो आपको मिलेगा ई डैश इक्वल टू E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 बाय R1 प्लस R2। ये रिजल्ट आपको मिल चुका। तो ये हो गया आपका किसका फार्मूला हो गया, ये क्या माने हो, इफेक्टिव ईएमएफ ई डैश का ये मान आपका निकल गया। इफेक्टिव ईएमएफ इस सेल का सर्किट का क्या होगा, तो ये फार्मूला आपको मिल गया। बस यही आपको दिमाग में सेट करना था। अब आपको सेट करना था आर डैश का वैल्यू, तो आप उसमें कोई दिक्कतें नहीं है, ये कभी गलती नहीं होता है, प्रोडक्ट बाय सम डायरेक्ट सोचेंगे तो आर डैश भी निकल गया आपका। तो इन सारे सेल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने देख लिया, ये हुआ। उन सारे सेल का टोटल ईएमएफ आपने देख लिया, ई डैश बराबर ये हुआ। तो डियर स्टूडेंट अब मेन करंट आई बराबर क्या, तो टोटल ईएमएफ बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, होल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर भी, कैपिटल आर है, इसको भी यूज करना पड़ेगा। तो अब आइए गौर से, पहले जो मेन करंट के लिए फॉर्मूला आया था उसको आप दिमाग से हटा भी दीजिए। अब हम डायरेक्ट यहाँ से लेके चलेंगे और इससे मेरा काम हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़े। यस सर, इसको आप डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से मेरा काम हो गया, स्टेप खत्म। अब लास्ट लाइन हम लोग लिख रहे हैं कि मेन करंट क्या होगा। तो जब जो दो सेल डिफरेंट ईएमएफ का है और डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का है, मतलब दोनों सेल का विद्युत वाहक बल भिन्न भिन्न है और आंतरिक प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न है, तब उस परिपथ में मुख्य धारा कितना होगा, मेन करंट कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट आपका जवाब होगा I इक्वल टू, आपने कहा था ई डैश बाय
ये आर वाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इस सब का इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या माने आर डैश, तो आर प्लस आर डैश। तो अब आपके पास यही फार्मूला आया, आपने अलग से ई डैश भी निकाल लिया, अलग से आर डैश भी निकाला, दोनों मान ला के बैठाएंगे यहाँ पर, आपका मेन करंट का फार्मूला बन गया। ठीक है ना। तो यही आपका स्टेप हुआ, इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं हमारे प्यारे बच्चों। तो यदि मान बैठाना भी चाहेंगे तो बड़ा जैसा देखने में लगेगा, लेकिन एक बार देख भी लीजिए, चूँकि हो सकता है आगे हमको न्यूमेरिकल बनाने में डायरेक्ट लिखेंगे तो उस समय आपको दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर आपका हुआ था E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 बाय R1 प्लस R2, यही था। चलिए यही था बाय कैपिटल R प्लस यह था सर प्रोडक्ट बाय सम। तो ये स्टेप हुआ। अब स्टेप को और साफ सुथरा लिखना चाहें तो सर इससे फिर आप चाहें तो यहाँ से कुछ कंसेप्ट लगा सकते हैं आप लोग। क्या लगा सकते हैं तो देखिए, तो इसको साफ सुथरा करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटा सा बनाना चाहें तो बनने का कोई उपाय है। आइए देखिए, तो आप लोग बिल्कुल के वृद्धि लगाइए। तो एक चांस है कि R1 R प्लस R2 कैंसिल हो जाएगा, इसको उल्टाएंगे तब, लेकिन जोड़ने के बाद उल्टाना होगा। तो यहाँ पर सर हो जाएगा ऊपर में R प्लस R1 प्लस R2 सर इंटू में हो जाएगा, ये इंटू प्लस हो जाएगा सर R1 इंटू R2, बाई उतना ऊपर जाएंगे तो इसे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा सर E1 R2 प्लस E2 R1। ये इस तरह से होगा। तो कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं, जितना ज़्यादा दिमाग लगाएंगे उतना फॉर्मूला आएगा, कन्फ्यूजन बढ़ेगा। तो हमको यही बात दिमाग में रखना है। ये ई डैश को हम याद रख सकेंगे, ये मेरा ई डैश हो गया। आर डैश को याद रखेंगे, ये मेरा आर डैश हो गया। इसको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आई बराबर ई डैश बाय आर प्लस आर डैश करेंगे, हमारा रिजल्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो हो गया आपका मेन करंट आपका निकल गया। इस तरह से हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन के थ्योरी को खूब प्यार से समझ लिए, देख लिए, नो डाउट। अब जरा सा हम लोग थोड़ा सा ताकत लगा के जल्दी से मिक्सचर कम्बिनेशन को देख लेते हैं। अब उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, सीरीज और पैरेलल दोनों को जब अलग अलग हम लोग देख लिए हैं तो अब उसको मिक्सचर कम्बिनेशन को करना है। तो आइए उसमें दो ठो लाइन सिर्फ गौर से यदि समझ लीजिएगा तो सारा चीज़ हो जाएगा। तो बहुत सारा फार्मूला आपके सामने आ रहा है, स्टेप बहुत सारे आ रहे हैं, उन सारे स्टेप को आपको सेट करना होगा कॉपी में। तो सीरियली आप देख के अच्छा से यदि प्लानिंग कर लेंगे तो ये सारी बातें आपको याद हो जाएगा। एक बार सेट करना जरूरी है। यदि सेट कर लीजिएगा तो सेट करने के लिए आपको थोड़ा का कंसंट्रेट होके वीडियो को सीरियली देखना होगा, और मेन जो फार्मूला हुआ उसको आप एक कॉपी में नोट कीजिएगा। एक जगह नोट करने से क्या होगा कि आप जब दोबारा देखिएगा शॉर्ट वे में तो तुलना कर पाएंगे कि ओ यहाँ पर ये फार्मूला था और यहाँ पर ये फार्मूला हुआ, इसमें ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, दोनों तरह में थोड़ा सा क्या क्या चेंज हुआ वो आपके दिमाग में आएगा। तो डिफरेंशियल वाला आप सीरीज में भी देखा, डिफरेंशियल वाला आप पैरेलल में भी देखा। तो इसमें से क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आप उसको उसमें मजा आएगा, और आएगा कि हाँ मजा आया, इंटरेस्ट के साथ आप देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आइए एक कदम आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं फटाफट मिक्सचर कम्बिनेशन, मिक्सचर कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेलों का मिश्रित क्रम समूहन। आइए गौर से यहां पर क्या देखना है। इसमें क्या होता है, कुछ सेल का एक श्रेणी क्रम ग्रुप बनता है और वो श्रेणी क्रम ग्रुप जो होता है उसको फिर पैरेलल में जोड़ते हैं। तो एक रो को कहेंगे, इस तरह से जो ऊपर में जोड़ेंगे एक रो बोलेंगे उसको। फर्स्ट रो में n सेल सीरीज में जोड़ेंगे, फिर दूसरा सेल जो रो होगा उसमें भी n सेल होगा,
तीसरा जो रो होगा उसमें भी n सेल होगा, और सभी रो को का पॉजिटिव टर्मिनल को एक पॉइंट पे जोड़ेंगे, सभी रो के नेगेटिव टर्मिनल को एक पॉइंट पे जोड़ेंगे, तब ये हो जाएगा मिक्सचर, क्योंकि कुछ सेल उसमें सीरीज होगा और सीरीज ग्रुप का जो होगा वो पैरेलल में जुड़ा रहेगा, तब उसको कहेंगे मिक्सचर कॉम्बिनेशन। आइए उसको फिगर में हम लोग दिखाते हैं, ज़्यादा नहीं बोलना है इसमें, शॉर्टकट में ध्यान दिया जाएगा, गंभीर से सीखिएगा। इसका थ्योरी न्यूमेरिकल्स प्रत्येक साल बोर्ड एग्जाम में आता है, इसको सीख लीजिएगा ध्यान से। थोड़ा और दूर से बनाइए, यहाँ से बनाते हैं। एक सेल हो गया, इसका EMF E इंटरनल एक्सचेंजर, फिर दूसरा सेल है सीरीज में जुड़ा है आपका, माइनस से प्लस जुड़ा है तो सीरीज हो गया ये। इसी तरह से n सेल्स है, n सेल्स है यहाँ पर, इस तरह से लास्ट में को दिखा देंगे। इसका भी EMF E है, इंटरनल एक्सचेंजर है, प्लस है, ये माइनस है। तो एक रो हुआ, एक रो में n सेल्स सीरीज में जुड़ा हुआ है, फिर दूसरा सीरीज हम तैयार करते हैं। अब लिखेंगे कुछ नहीं, अंडरस्टूड है, सब बात समझ जाएंगे। ये हुआ। इसी तरह से बहुत सारे रो पैरेलल में जुड़े हैं, तो इस तरह से लास्ट वाला दिखाता हूं मैं, कि ये लास्ट वाला मैं बना रहा हूं। एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, तो नंबर ऑफ रो कितना होगा? नंबर ऑफ रो, रो मैंने सीरीज ग्रुप, एक को सीरीज ग्रुप, दूसरा सीरीज ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, एम्मा ग्रुप। तो यह नंबर ऑफ रो जो मान लेते हैं, एम मान लेते हैं। रो का मतलब सीरीज ग्रुप, सीरीज ग्रुप हुआ ये। क्या तो सीरीज ग्रुप है, तो एम तो सीरीज ग्रुप है, और सबके पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर एक पॉइंट पर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, और इस सब के भी निगेटिव टर्मिनल को दूसरे पॉइंट पे जोड़ रहे हैं। ये पॉइंट बी बोल लीजिए और ये पॉइंट बोल लीजिए ए। अब इसको हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दीजिए, तो ये हुआ आपका मिक्सचर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। आइए यहाँ पर सीखना है क्या, जो डिफरेंट चीज सीखना है उसी को सीखना है। कुछ बच्चों ने बच्चे क्लास में पढ़ा होगा मन लगा के, तो उसको बहुत सारी बातें याद होगा, लेकिन उसमें कुछ नया बात आ जाता है जो बच्चे क्लास में आपने नहीं सुने थे, उसी को सुनना और सीखना तो है। तो चलिए अब यहां पर क्या होगा सर, अब हम बच्चे थोड़ा सा मिलजुल के विचार करें। यहां पर ढेरी सारा ग्रुप है, जितना बना सकते हैं बनाइए। सबका EMF समान है, सब चीज़ है, किसी में डिफरेंट नहीं किए हैं। डिफरेंट करेंगे तो फिर लफड़े हो जाएगा, संभव नहीं है कैलकुलेशन करना। यहाँ पर ही मिश्रण हो गया। तो आप गौर से देखोगे, टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो, रो बोलने का मतलब सीरीज ग्रुप। एक सीरीज ग्रुप में नंबर ऑफ सेल कितना है? n। फिर मैं कहूंगा टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो, एक रो में या एक सीरीज ग्रुप में सेल की संख्या कितना है? n। टोटल नंबर ऑफ रोज, इस रो की संख्या कितना है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का संख्या कितना है, वो कितना है? m। राइट, दोनों बात क्लियर। अब देखेंगे गौर से, सर आप बच्चों ने थोड़ी देर पहले डिस्कशन में सुना था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितना भी सेल जुड़ा हो वन टाइम में वन सेल वर्क करता है, लेकिन यहां पर एक बार में या एक ग्रुप काम करेगा। ये सब सीरीज में है और n सेल्स है, एक बार में एक सीरीज ग्रुप वर्क करेगा। तो इस सीरीज ग्रुप का जो टोटल EMF होगा वही इस पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल EMF होगा। इसी बात को फॉलो करना है, ध्यान देना है। तो यहां पर इस मिक्सर कॉम्बिनेशन में टोटल EMF
मैं पूछूंगा इन दिस कम्बिनेशन, तो हो जाएगा आपका टोटल ईएमएफ इन मिक्सचर कम्बिनेशन, मिक्सचर combination is equal to total EMF of one सीरीज ग्रुप। एक सीरीज ग्रुप में जो सेल्स होगा उसका जो टोटल ईएमएफ होगा वही पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट ईएमएफ टोटल ईएमएफ होगा। तो यहाँ पर इसको हिंदी में लिखते हैं टोटल ईएमएफ इन मिक्सचर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज इक्वल टू, बराबर होगा किसके, टोटल ईएमएफ ऑफ वन सीरीज ग्रुप। मतलब मिक्सर कॉम्बिनेशन में कुल विद्युत वाहक बल का मान या प्रभावी विद्युत वाहक बल का जो मान है वह श्रेणी क्रम में जुड़े सभी सेल के कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। इसका मतलब मैं यहाँ पर टोटल ईएमएफ का ईडस सिंबल दूं तो हो जाएगा N इंटू ई, क्योंकि एक सीरीज ग्रुप में ईएमएफ है E, नंबर ऑफ सेल है N, तो वो हो जाएगा N इंटू ई। तो यहाँ पर याद रहा ये बात, बार बार मैं रिपीट कर देता हूँ, एक ही रो एक साथ काम किया, टोटल ईएमएफ एक रो में जुड़े सेल के टोटल ईएमएफ के बराबर होगा। तो चलिए ये बात हो गया, टोटल ईएमएफ आपने सोच के रख लिया। अब आपको सोचना क्या है, यहाँ पर आइए ध्यान से देखेंगे प्यार से। अब ये स्टेप खत्म हुआ, फिगर ही बहुत जगह छेक लिया, मिटाना पड़ेगा तुरंत तुरंत, तो ठीक है यहाँ तक देख लिया, इसको मिटा दे रहा हूँ। सभी लाइन को हिंदी में बोल दिए हैं, जिसमें आप फेयर बनाएंगे सब लाइन का हिंदी आपके कान में जाएगा, वहाँ से सुन के हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप जैसे मन हो बनाना बनाइए। नोट्स में भी ये सब बातें लिखा हुआ है, लेकिन कुछ बातें जो होता है डिस्कशन जो होता है रफली वो बातें नोट्स में नहीं रहता है, मेन बातें नोट्स में आपको मिल जाता है, जहाँ से कि बोर्ड एग्जाम में आप लिख के अपने आप को काम करेंगे। लेकिन कंपटीशन में एग्जाम देना है तो यहाँ का डिस्कशन सुनना बहुत जरूरी होगा। बोर्ड एग्जाम के लिए नोट्स मैक्स बेस्ट है, लेकिन कंपटीशन के लिए आपको यह डिस्कशन ही बहुत जरूरी होगा। आइए टू द पॉइंट आगे बढ़े। कंपटीशन के लिए नोट्स तैयार हो रहा है मेरा, उसका अलग स्टाइल का नोट्स बन रहा है, लेकिन उसमें समय लगेगा। अभी तत्काल आप फंडामेंटल ढंग से गप करते जाइए, ये सारे डिस्कशन आपको नोट्स में मिल जाएंगे, लेकिन वो कंपटीशन वाला ग्रुप में। ऐसे ऑनलाइन क्लासेस में आएंगे तो वहाँ पर आएगा, अभी लेकिन नहीं, अभी उसको ब्लॉक है, उसमें तैयारी हो रहा है। चलिए आगे बढ़े, रेडी। एक काम खत्म कर लिया, अब दूसरा काम। मेरा उद्देश्य क्या है सर, मेन करंट आई इक्वल टू व्हाट, या आई कितना होगा ये मुझे जानना है, इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सर ये आई निकालने के लिए दो ही चीज चाहिए, टोटल ईएमएफ वो सोच लिया आपने, दूसरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पहले इंटरनल वाला का सोचिए, तब एक्सटर्नल के साथ उसको जोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये सब मिल के यदि आई करंट भेजता है वही आई करंट इसके पास पहुंचता है, इस सब के साथ ये सीरीज में हमेशा रहेगा। तो ये सबका पहले इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में सोचिए, सबका स्मॉल आर सबका है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर पहले एक सीरीज ग्रुप के बारे में सोचो। तो एक सीरीज ग्रुप में सोचेंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं, आर एस लिखते हैं। तो आर एस हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन वन सीरीज ग्रुप, एक श्रेणी क्रम समूह में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सर आर प्लस आर हो जाएगा एन इंटू आर। अब इस तरह का ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप पैरेलल में जुड़ा हुआ है, इसका हुआ आर एस, इसका भी होगा आर एस, इसका भी होगा आर एस, इसका भी होगा आर एस। अब ये सब पैरेलल में जुड़ा हुआ है, और पैरेलल में संख्या कितना है, एम। तो डियर स्टूडेंट अब मैं कहूँगा ऑल, ऐसे कहूँगा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स, सभी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो गौर से देखेंगे, यहाँ पर सिंबल देते हैं आर डैश इक्वल टू, सर पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो आपको याद था एक का प्रतिरोध बाय नंबर ऑफ सेल। तो यहाँ पर सेल नहीं है, सेल का सीरीज ग्रुप है, तो पूरा एक ग्रुप हुआ आर एस।
तो यहाँ लिखेंगे RS, फिर दूसरा भी RS, तीसरा भी RS, चौथा भी RS, एम भी RS, तो संख्या m हुआ तो RS बाय m हम लोग कर देंगे। इसका मतलब हो जाएगा n इंटू R बाय m, ये हुआ इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R' बराबर n इंटू R बाय m। डायरेक्ट ये लाइन याद रखिएगा, कई बार बोर्ड एग्जाम में कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके मदद से निकालना पड़ता है, तो डायरेक्ट याद रखिएगा। आगे मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो यहां पर देखेंगे मैक्सिमम पावर थ्योरम जो बताऊंगा वहां पर ये लाइन डायरेक्ट यूज करूंगा। ये लाइन क्या है, यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंसेस ऑफ ऑल सेल्स, सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध R' वो हुआ NR बाय M। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, तो होल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन होल सर्किट, तो डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका, उसके साथ सीरीज में है, ये हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा सर R प्लस NR बाय M, इसका मतलब हो जाएगा सर MR प्लस NR बाय M हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होल सर्किट का वैल्यू हो गया MR प्लस NR बाय M। देख लिया आपने। चलिए अब हमारा काम खत्म हो गया, तो यहां से यहां तक सभी बातों को ध्यान से सुन लिया होगा। कंफ्यूजन होगा फिर से वीडियो सुनिएगा, कंफ्यूजन होगा फिर से वीडियो सुनिएगा, आपको 2 बार सुनने से क्लियर हो जाएगा। हालांकि यदि सुन रहे हैं लगातार तो आपको 2 बार सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका जवाब हो गया होगा। अब मैं फिगर को भी ध्यान से डिलीट करता हूं। मेन करंट आपका निकल गया यहाँ पर, अब निकल जाएगा, एक लाइन और लिखेंगे, तब हमारा मैक्सिमम पावर थ्योरम होगा। इस सर्किट में करंट का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा मिक्सर कॉम्बिनेशन में, उसके लिए कंडीशन निकालेंगे और उसी को कहेंगे मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो चलिए वो आप गौर से देखेंगे, वो लाइन बहुत सारे न्यूमेरिकल को बनाया है, प्रत्येक कंपटीशन में उससे सवाल आता है और उसी को हम बताने जा रहे हैं। 5 मिनट और लगना चाहिए मैक्सिमम, उसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे। तो चलिए गौर से देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने जो बातें हैं उसको ध्यान से देखिए। क्या था बातें, आइए रेडी, तैयार हो जाइए। यहाँ पर देखेंगे सर हम लोग मेन करंट इन मिक्सर कॉम्बिनेशन ऑफ मेन करंट इन मिक्सर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेलों के मिश्रित क्रम समूह में मुख्य धारा कितना होगा, सेलों के मिश्रित क्रम समूह में मुख्य धारा का मान कितना होगा, तो आप I इक्वल टू टोटल EMF बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन होल सर्किट। तो टोटल EMF आपने यहां निकाला था N इंटू E, एक सीरीज ग्रुप में जो टोटल EMF है वही है टोटल EMF, यहाँ पर NE, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी आपने देखा था कुछ देर पहले M इंटू R प्लस NR बाय M निकला था। अब ये M ऊपर चला जाएगा तो मेन करंट I इक्वल टू हो जाएगा MNE बाय MR प्लस NR। आइए प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए और सीखिए। मिक्सर कॉम्बिनेशन में मेन करंट कितना होगा, सेलों की संख्या आपको एक सीरीज में कितना है n मालूम होना चाहिए, और उस तरह से सीरीज ग्रुप पैरेलल में कितना जुड़ा हुआ है उसकी संख्या m है वो मालूम होना चाहिए, और एक सेल का EMF E मालूम होना चाहिए, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R वो मालूम होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस R मालूम होना चाहिए। तब वह मिक्सर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आपको सर्किट में करंट देगा। तो वह करंट कितना देगा मेन करंट, I इक्वल टू इस फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे। राइट, अब चलिए हमारा लास्ट पॉइंट है जिसको आपको इतना डिस्कशन के बाद को सुन ही लेना है। पढ़ाते रहेंगे लगता है कभी खत्म नहीं होगा, चलते रहेगा। बहुत सारी बातें दुनिया में है, जितना डेप्थ जाना चाहेंगे उतना डेप्थ आपको मिलेगा, लेकिन किसी चीज का लिमिट करके ही चलना पड़ेगा, और इसको लिमिट करके मैं चल रहा हूं। अब मेन पॉइंट इसमें जरा सा बता देते हैं
जो आपने सब चीज़ पढ़ा, और यदि इसको गलती से छोड़ दिया तो मैंने चीज़ आपने छोड़ दिया। और गौर से देखेंगे अब क्या बताने जा रहा हूं मैं, गौर से देखेंगे। 2-3 मिनट आपको ध्यान से देखना है, बहुत ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा। क्या मैं देखना है, गौर से माइंड सेट कर लिए, माइंड चेंज कर लिया आपने, वेरी गुड। अब जरा सा 10 मिनट में आपको 5 मिनट लगेगा, गौर से देखिए। तो मेन करंट आपको आई निकल गया। सर अब देखना है कि मैक्सिमम करंट क्या होगा, आई मैक्स का मान कैसे सोचे। ये जो मिक्सर कॉम्बिनेशन में हम लोग करंट मिल रहा है, इस करंट का वैल्यू मैक्सिमम होने का क्या चांस हो सकता है, कब ये मैक्सिमम हो सकता है, हम लोग क्या क्या इसमें सोच सकते हैं। तो 2 चीज़ सोचेंगे, और वो दोनों चीज़ क्या है, आइए एकदम 2 मिनट में आपको फटाफट कर ले। सर यदि ये डिनोमिनेटर का जो टर्म है, नीचे जो हर में लिखा हुआ है, इसका मान यदि मिनिमम कहेंगे तब आई का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये हम बच्चों का अपना एक थॉट है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, और उसमें से न्यूमरेटर को हम लोग कांस्टेंट रखें और डिनोमिनेटर का वैल्यू को डिक्रीज करते जाए, तो उसका जो रिजल्ट होगा आई वो इंक्रीज करेगा। और जब डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाए तो आई का वैल्यू क्या बोलेंगे, मैक्सिमम होगा। तो एम आर प्लस एन आर का वैल्यू मिनिमम कब हो सकता है, उसको जानने के लिए हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर नोट लिख रहा हूँ, जो आपके लिए एक नया चीज़ होगा, उसको हम लोग देखेंगे। लास्ट में निष्कर्ष निकालेंगे, मैक्सिमम पावर थ्योरम यही होगा, या मैक्सिमम करंट के लिए कंडीशन होगा, वो आपको मिल जाएगा। बार बार उसको यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब हम लोग देंगे सर्किट में। तो नोट में मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। फॉर मैक्सिमम करेंट इन दिस केस एम आर प्लस एन आर मस्ट बी मिनिमम। कह रहा है कि मिक्सर कॉम्बिनेशन में सेलों के समांतर के मिक्सर संयोजन में धारा का मान महत्तम होने के लिए एम आर प्लस एन आर का मान मिनिमम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। तो इसका मान न्यूनतम मान कैसे निकालेंगे, आइए गौर से। उसके लिए क्या कंडीशन होगा, कब इसका वैल्यू मिनिमम हो जाए। तो बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं लगा ना, बहुत एक लाइन में सोचते हैं यहाँ पर। सर मैं एम आर प्लस एन आर को मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, रूट अंडर एम आर का स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसको सजाना चाहे हम लोग, तो कोई चांस आपके पास बनता है तो बनेगा। सर मैं इसको इस तरह से सजा सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूं या नहीं, इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूं। तब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब इसका रिजल्ट हमारे पास क्या बन सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं किस रूप में सजा सकता हूं। तो मैं सजा सकता हूं सर, रूट अंडर एम आर माइनस रूट अंडर एन आर, ये हुआ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, सजाइएगा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर मैं लिखना चाहूँगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकता हूँ। तो मैं इसको उसी पर अरेंज करना चाहता हूँ। तो देखिए हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर एम आर इंटू रूट अंडर एन आर, एन स्मॉल आर, सॉरी, ठीक है। अब गौर से देखिए, तो आप बच्चे खूब अच्छा से देखना यहाँ पर। इसके बदले मैं ये लाइन लिख सकता हूँ कहीं पर जरूरत पड़ने पर। तो प्यारे बच्चों, ये जो राइट टर्म है, यहाँ से यहाँ तक का जो टर्म है, ये कभी भी मिनिमम नहीं हो सकता है, नॉट जीरो। ये टर्म जीरो होने का चांस नहीं है, क्योंकि जब जीरो होने में तभी होगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो कर दे या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो कर दे, एम का मान जीरो कर दे या एन का मान जीरो कर दे। इसमें से किसी एक टर्म को जीरो लेंगे तभी ये टर्म जीरो होगा। लेकिन
ये टर्म जीरो कभी ना कभी हो सकता है। पहले मान लीजिए कुछ ना कुछ मान है, ये जो भी नहीं जीरो नहीं है तो ये कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, कांस्टेंट वैल्यू है। अब ये मान वेरिएबल होगा सर, एन आर का मान बदलते जाएंगे, ये मान कभी घटेगा बढ़ेगा कुछ भी हो सकता है। तो इतना माइनस इतना है तो ये कभी जीरो हो सकता है। इसका मतलब एम आर माइनस एन आर का जो मान है वह मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू में भी जीरो, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। यदि इसका वैल्यू मिनिमम जीरो होगा, जैसे इसका जीरो वैल्यू पुट कर देंगे तो यह नेचुरली मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू ये दोनों के जोड़ के बराबर है। इसको आप जीरो कभी नहीं कर सकते हो, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, लेकिन यह वैल्यू किसी न किसी कंडीशन में जीरो हो सकता है, क्योंकि बीच में माइनस चिन्ह है। और जैसे माइनस हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा, तो यह मिनिमम हुआ, इसका मतलब इसका भी मान क्या होगा, मिनिमम होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसके मिनिमम होने के लिए इसका मिनिमम वैल्यू हमको क्या सोचना होगा, जीरो सोचना पड़ेगा। ये एक लॉजिक के आधार पर हुआ, क्योंकि इतना प्लस इतना बराबर इतना है, ये जीरो कभी नहीं हो सकता है, लेकिन ये तो जीरो हो सकता है क्योंकि माइनस चिन्ह है। और जीरो जब कर देंगे इसको तो ये मिनिमम हो जाएगा, और वो मिनिमम तो इसका रिजल्ट भी मिनिमम, और इसका रिजल्ट मिनिमम तो करंट भी क्या होगा, मिनिमम होगा। लिंक जुड़ गया यहां से। इसका मतलब कि फॉर, अब ध्यान दीजिएगा, फॉर मैक्सिमम करेंट, धारा का मान महत्तम होने के लिए रूट अंडर एम आर माइनस रूट अंडर एन आर मस्ट बी जीरो। इसको जीरो करूंगा तो करंट का मान मैक्सिमम हो जाएगा, और इसका मान होने के लिए, अब इसका मतलब हुआ, तो मैं यहां पर सोचूंगा रूट अंडर एम आर इज इक्वल टू रूट अंडर एन आर, मीन्स ये लाइन कहने के लिए तैयार है हमको कि सर एम आर इक्वल टू एन आर, मीन्स आर इक्वल टू एन आर बाय एम, एन आर बाय एम। निष्कर्ष निकल गया सर। मिक्सचर कॉम्बिनेशन में बहुत सारे सेल को मैंने जोड़ा था, जिसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था आर, और ये था सभी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू था। तो मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू जब सभी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के वैल्यू के बराबर हो जाएगा, तब मिक्सचर कॉम्बिनेशन में करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इसी को मैं कहूंगा मैक्सिमम पावर थ्योरम। क्या कहूंगा मैं, मैक्सिमम पावर थ्योरम इसको कहूंगा। तो मैं यहां से इस लाइन के द्वारा फाइनल लाइन पर पहुंच जाता हूं, और लास्ट में कह देता हूं एक लाइन डायरेक्ट। अब हो गया आपका फाइनल बात है। तब उस मैक्सिमम में तो यहां पर आपको बोलना होगा कंडीशन फॉर मैक्सिमम करेंट, मैक्सिमम करेंट महत्तम धारा के लिए शर्त क्या होगा, तो कहेंगे सर व्हेन R इज इक्वल टू एन आर बाय एम, मतलब बाह्य प्रतिरोध, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स। सभी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस का, आंतरिक प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर होगा, तब करंट का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दिस इज द कंडीशंस, ये शर्त होगी आपका। जब कभी सेल को मिक्सर कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो बाहरी प्रतिरोध का मान सभी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के समतुल्य प्रतिरोध के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तब मिक्सर कॉम्बिनेशन सर्किट में मैक्सिमम करंट भेजेगा। तो उस मैक्सिमम करंट का वैल्यू क्या हो सकता है, तो देयरफॉर आई मैक्स इज इक्वल टू,
तो डियर स्टूडेंट, आपने फार्मूला पढ़ा था एम इंटू एन इंटू ई बाय एम आर प्लस एन आर बाय एम। चलिए, यही फार्मूला पढ़ा था आपने। तो यहाँ से एन आर बराबर लिखना चाहेंगे तो एम आर होगा कि नहीं होगा? यस सर, हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग क्या मिल जाएगा, एम इंटू एन इंटू ई बाय एम आर प्लस एन आर के जगह पर भी लिख देंगे ये एन आर लिख देंगे, एन आर हटा के क्या लिख देंगे, एम आर लिख देंगे। एन आर हटा के उसके जगह पर क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एम आर। तो ये 2 एम आर हो जाएगा, तो हो जाएगा ऊपर में एम एम कट जाएगा, तो हो जाएगा एन इंटू ई बाय 2 एम आर। एम कट गया यहाँ से, सिर्फ 2 आर बचेगा। एक सीरीज में कितना सेल है वो मालूम हो, एक सेल का ईएमएफ कितना है वो मालूम हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कितना है मालूम हो, तो मैक्सिमम करंट आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप डायरेक्ट बता सकते हैं। अब यदि कोई बच्चा बुद्धि लगाया होगा तो ये भी कहेगा गुरुजी हम ऐसा करेंगे, इस एम आर को यहाँ से हटा देंगे, तो एम से को गुना करेंगे, एम आर हटा के उसके स्थान पे एन आर लिख देंगे। एन आर जैसे लिखिएगा तो ऊपर नीचे एन कटेगा, एम बच जाएगा, तब आई मैक्स बराबर हो जाएगा एम इंटू ई बाय 2 स्मॉल आर हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। मैक्सिमम करंट का मान कितना होगा, यदि इसको फॉलो करेगा तब सर्किट में मैक्सिमम करंट इतना होगा, राइट। तो सीरीज का, पैरेलल का और मिक्सर कम्बिनेशन का डिस्कशन यहाँ पर हो गया कंप्लीट। आप इसको फॉलो करेंगे, रिवीजन करेंगे अच्छा से, फिर हम लोग कल से एक नए सिरे से गप करेंगे जिसका रूटीन आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको फॉलो करेंगे और कल नए रूटीन के अनुसार क्लास होगी, उसको फॉलो करने के साथ साथ हम लोग शुक्रवार और शनिवार को उसी को फॉलो करेंगे, फिर संडे को टेस्ट लेंगे और मंडे से आप प्यारे बच्चों ऐप के द्वारा सारा काम करने के लिए सोचिए और प्यार से ऐप को इंस्टॉल, जो बच्चे नहीं किए अभी तक, उसको परफेक्ट नहीं बनाए हैं, एकदम निश्चित रूप से कर लीजिए। सोमवार से हम लोग विथ डिसिप्लिन एकदम कंसंट्रेट होके अपने काम को इंग्लिश हिंदी मीडियम अलग अलग करके अपना काम करेंगे, राइट। बाय बाय।